नमस्कार, मैं प्राप्ति बैनर्जी अर्थ सत्य के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। इस 26 जनवरी इस देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति राजपथ से देश का झंडा लहराएंगी, देश को संबोधित करेंगी। यह एक मौलिक क्षण है जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। पर इस गर्व के साथ-साथ मुझे एक बात कचोटती रहती है। इस देश में एक शक्तिशाली वर्ग है जिसके पास राजनैतिक, आर्थिक शक्ति है और उसकी एक आदत है टोकनिज्म की। टोकनिज्म का मतलब एक अपवाद को इस तरीके से प्रस्तुत करना जैसे वह अपने समूचे समुदाय का एक आम चेहरा हो। एक अपवाद की तरक्की को इस तरीके से पेश करना जैसे उसके समुदाय ने ही तरक्की कर ली है। इससे जनता में ये भ्रांति बनी रहती है कि वाकई एक समाज या एक समुदाय उसे तरक्की के बहुत अवसर प्राप्त हुए हैं, उनका बहुत उत्थान हुआ है समाज में, जबकि सच इससे कोसों दूर रहता है। और इसलिए मैं यह नहीं भूलती कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ना तो इस देश में आदिवासी समाज की हालत की परिचायक है और ना ही इस देश में महिलाओं की हैसियत और इज्जत की परिचायक है। क्योंकि सच तो ये है कि काम-काज करने वाले लोगों में काम-काज करने वाले, रोजगार करने वाले लोगों में महिलाओं की भागीदारी 2005 में 32% थी, जो घटते-घटते 2021 तक 19% पर आ गई है। इसका मतलब 100 रोजगार करने वाले कामकाजी लोगों में केवल 19 महिलाएं हैं। सच तो ये है कि जब एक पुरुष प्रधान समाज में बेरोजगारी बढ़ती है, तो रोजगार का पहला बलिदान महिलाओं को ही देना पड़ता है और हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। कोरोना काल के बाद देश का एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी औसत बेरोजगारी की दर 25% से ऊपर पहुंच गया था, जो कि अब घटते-घटते 7-8% के बीच झूलता रहता है। पर 20 से 24 साल के युवा वर्ग में बेरोजगारी की दर 40% से ऊपर है। 25 से 29 साल के युवा वर्ग में बेरोजगारी की दर 10 से 12% है। आंकड़े ये बताते हैं कि अब बेरोजगारी की दर सरकते-सरकते 8% से सरकते-सरकते 7% के आसपास आ गई है और हमें खुश होना चाहिए। पर कोई यह नहीं बताता कि इस तरीके के रोजगार की क्वालिटी क्या है? ये किस तरीके के रोजगार हैं? कोई यह नहीं बताता कि कुरियर डिलीवरी करने से लेकर टेलीकॉलिंग करके लोन बेचना तक सब औपचारिक रोजगार में गिने जाते हैं। कोई आंकड़े यह नहीं बताता कि कई रोजगार ऐसे हैं जिसमें आमदनी इतनी होती है कि घर चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। और उसी प्रकार दूसरे तरीके के आंकड़े हमारे ऊपर फेंके जाते हैं कि 25 करोड़ लोग अब बहुआयामी गरीबी से मुक्त हैं। इसका मतलब 25 करोड़ लोगों के पास बिजली, पानी, शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। 25 करोड़ लोगों के बच्चे कुपोषित नहीं होते और उनके बच्चे कम से कम 6 साल तक स्कूल जाते हैं। इन आंकड़ों के दम पर यह उम्मीद की जाती है कि हम जैसे लोग शासन, प्रशासन, सरकार इन सब पे अपना विश्वास कायम रखें, उनसे खुश रहें। पर मेरा सवाल ये है कि एक ऐसे देश में जहां 60% जनता युवा है, क्या ऐसे देश में हमें इस बात पर खुश होना चाहिए कि अब 25 करोड़ लोगों के बच्चे अब कुपोषण का शिकार नहीं होते? क्या हमें इस बात पर खुश होना चाहिए कि कम से कम काम-काज के नाम पर कुरियर डिलीवरी करने का सौभाग्य तो प्राप्त होता है? क्या हमें इस बात पर खुश होना चाहिए कि अब हम गरीब नहीं रहे? या हमें ये सवाल करना चाहिए कि हम समृद्ध क्यों नहीं हैं? क्योंकि समृद्धि का मतलब होता है विकल्प होना। विकल्प इस बात का कि राशन की दुकान से चावल ही नहीं, अगर इच्छा हो तो गैर सरकारी दुकानों से सामान खरीदने की हैसियत रहे। विकल्प इस बात के कि रोजगार के अवसर ऐसे हो जो कि एक व्यक्ति की पढ़ाई-लिखाई, उसकी प्रतिभा, उसके रुझान के अनुकूल हो, ना कि रोजगार एक मजबूरी हो जहां एक व्यक्ति के ज्ञान, उसकी प्रतिभा का कोई मोल ना हो। मेरा सवाल ये है कि एक ऐसे देश में
जहां हर दूसरे दिन स्टॉक मार्केट तरक्की के नए कीर्तिमान स्थापित करता है। ऐसे देश में हमारी प्रगति का मापदंड ये क्यों है कि कितने लोग अब गरीब नहीं रहे? मेरे पास सवाल बहुत हैं, दुविधाएं बहुत हैं, पर जवाब नहीं है। जवाबों के लिए हम लाते हैं राजीव रंजन सिंह जी को, जो फॉर्च्यून इंडिया के डेप्यूटी एडिटर हैं और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है। जी, पहला सवाल तो ये है कि इस देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं का रोजगार में भागीदारी कम हो रही है, और इस देश की जो आर्थिक परिस्थिति है, उसको आप किस तरह से देखते? देखिए, आपने जो महिलाओं की भागीदारी की बात की, उस पे मैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक रिपोर्ट है, उसको ही सीधा आपको बताता हूँ, कोट करता हूँ कि IMF believes that just providing sufficient employment opportunities to women, India would be 27% richer. IMF की ये रिपोर्ट बोलती है कि यदि औरतों को पुरुषों के अनुपात में यदि अनुकूल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई, तो भारत की इकोनॉमी 27%, जो भी आज जहां पे है उससे 27% और ज्यादा अमीर रहती, रिच रहती। तो और उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि 23.5 करोड़ एडिशनल एम्प्लॉय जो है वो हमारे वर्कफोर्स में एंटर करती। तो इसलिए यदि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, ढंग की एम्प्लॉयमेंट दी जाए महिलाओं को, तो आप ये समझिए कि 27% तो हमारी इकोनॉमी में वैसे ही ग्रोथ आ जाता। अब जहाँ तक आपने बात किया है क्वालिटी ऑफ जॉब्स की या ह्यूमन स्किल पावर की, कि वो ज़्यादा अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं, डिलीवरी बॉयज आ रहे हैं और आपके जो टेलीकॉलर्स रहते हैं वो आ रहे हैं, है ना? तो देखिए, इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिया एजुकेशन में कितना खर्च करता है। इंडियन गवर्नमेंट जो है, आप औसतन देखेंगी तो 2% अपने एंटायर जीडीपी का एजुकेशन के ऊपर में खर्च करता है। जबकि यही आप ब्राजील या दूसरे ब्रिक्स नेशन, चाइना, इनको देखोगे, मैं तो डेवलप्ड नेशन के साथ में कंपैरिजन भी नहीं कर रहा हूँ, ब्रिक्स नेशन ही देखोगे तो उनका ये 4 से 6% के बीच में है और हम 2% में है। वहीं हेल्थ केयर पे इंडिया जो है सिर्फ 1.3% अपने जीडीपी का स्पेंड करता है। यही ब्रिक्स नेशन जो है, ये अगेन आपको 3 से 5% के बीच में नजर आएंगे जो अपने हेल्थ केयर पे स्पेंड करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिससे प्रोडक्टिविटी गेन आती है, उसमें इंडिया सिर्फ अपने जीडीपी का 0.7% खर्चा करता है, विच इज वे वे लेसर देन चाइना, जो 2.1% अपनी जीडीपी का R&D पे स्पेंड करता है, ब्राजील 1.3% स्पेंड करता है, रशिया 1.1% स्पेंड करता है और साउथ अफ्रीका 0.8% स्पेंड करता है। यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका भी अपने जीडीपी के अनुपात में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया से ज्यादा स्पेंड करता है। तो ये एजुकेशन, हेल्थ केयर, R&D पे एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें आपके प्रोडक्टिविटी गेन के लिए बहुत जरूरी है। और प्रोडक्टिविटी गेन क्यों जरूरी है? प्रोडक्टिविटी गेन के द्वारा ही आप जो है अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधार सकते हैं। यदि किसी राष्ट्र में या समाज में प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है, तो वो राष्ट्र या समाज जो है उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो क्वालिटी का आपको नहीं मिलेगा। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, मैंने एजुकेशन, हेल्थ, R&D ये तीनों के क्यों बताए रिलेटिव एक्सपेंडिचर ब्रिक्स नेशन के अनुपात में। आप देखिए, आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। 1981 में इंडिया की इकोनॉमी जो थी, वो चाइना के मुकाबले 64% थी। मतलब अगर वो 100 रुपीज जीडीपी में क्रिएट कर रहे थे तो इंडिया 64 रुपीज कर रहा था, ठीक है? पर यही 2001 में जाके इंडिया की इकोनॉमी चाइना के मुकाबले सिर्फ 28% रह गई, जब WTO चाइना ने ज्वाइन किया था 2001 में। और 2021 में जाके इंडिया की इकोनॉमी जो है वो सिर्फ 17% रह गई।
तो कहाँ 1981 में हम 64% थे और कहाँ 2021 में हम सिर्फ 17% रह गए चाइनीज इकोनॉमी के। यदि हम 1981 वाला भी लेवल बरकरार रखते तो आज इंडिया की इकोनॉमी 3.7 ट्रिलियन डॉलर नहीं होती, 10 ट्रिलियन डॉलर बहुत पहले क्रॉस कर चुकी रहती। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम पिछले 40-42 सालों में कितने पिछड़ गए हैं। और पिछड़ने का मुख्य कारण है कि हम एजुकेशन पे स्पेंड नहीं कर रहे, हम हेल्थ केयर पे स्पेंड नहीं कर रहे, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड नहीं कर रहे। जब तक आप ये इन माफ कीजिएगा, जब तक आप इन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे पैसे स्पेंड नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे इस देश को जो है विकास के पथ पे लेके जाएंगे। मैं आपको प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट और कोट करना चाहूंगा। प्यू रिसर्च सेंटर ने कहा, अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 2022 में कोरोना में जो लॉकडाउन लगा था और उसके बाद जो रिसेशन आया था, उस रिसेशन के कारण 7.5 करोड़ लोग जो है वो पॉवर्टी के ट्रैप में गिरे, यानी गरीबी के आगोश में समा गए। और ये जो 7.5 करोड़ लोग जो गरीबी में गए, ये पूरे विश्व की गरीबी में जाने वाले लोगों का 60% था। और गरीबी को उन्होंने डिफाइन किया है जो $2 पर डे की आमदनी से कम की आय जो रखते हैं, यानी 80 रुपए का यदि हम एक डॉलर पकड़े तो 160 रुपए की आमदनी जिसकी भी कम है उसको उन्होंने उस श्रृंखला में रखा। तो आप समझ जाइए कि विश्व का 60% पॉवर्टी में कंट्रीब्यूशन इंडिया कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हमारी सरकार जो है, नीति आयोग जो है, वो ये दावे कर रही है कि बहुआयामी गरीबी से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से लगभग 25 करोड़ लोगों को इन्होंने बाहर निकाला है। अब देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि स्टैटिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश का कॉम्प्रोमाइज हो गया है। जब तक हम सही स्टैटिस्टिक्स, जब तक हम नंबरों को सही तरीके से नहीं मेजर करेंगे, हम किसी भी तरीके के सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इश्यूज पे हम चर्चा नहीं कर सकते। देखिए, पॉवर्टी का एस्टिमेट निकालना जो है, ये कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि भारत की सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है, उसकी पॉलिसीज कितनी कारगर हैं, वो पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट है दैनिक जीवन पे लोगों के। इसीलिए पॉवर्टी एस्टिमेट्स और ये सब निकाले जाते हैं। ये कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, पर ये तभी ठीक रहेंगे और तभी इस पे एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिलेगा जब हम अपने स्टैटिस्टिकल गैदरिंग को स्ट्रांग बनाएंगे, क्लीन बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। जी प्राप्ति जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये वोट लेने के चक्कर में सिर्फ ये एक चेक बॉक्स करने वाला एक्सरसाइज तो नहीं रह गया। जैसे हम कई एग्जाम हम पास करने के लिए जाते हैं, 4 क्वेश्चन रट के, उसके बाद पूछ लो तो उस सब्जेक्ट का कुछ नहीं मालूम, पहले पूछ लो तो कुछ नहीं मालूम, पर हम पास जरूर हो जाते हैं, हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब कुपोषण जैसी चीज मुझे नहीं पता कि सरकार ने कैसी नापी होगी कि कितने बच्चे, मतलब ये बच्चे कुपोषित नहीं है, क्योंकि मुझे अपने आसपास किसी आंगनवाड़ी में या कहीं ऐसा नहीं दिखता है कि ये ऐसा कुछ मेजर किया जाता है कि भाई कोई बच्चा कुपोषित है कि नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं नहीं दिखता है कि यहाँ पे ये मेजरमेंट हो सके। तो आप किस बेसिस पे, और ये यूएनडीपी के नॉर्म्स है जो बहुआयामी गरीबी है, उसमें एक नॉर्म है कि आपका बच्चा जो है वो कुपोषण के बाहर है। तो किस किस बिना पे आपने ये बोला है कि ये बच्चे कुपोषित नहीं है, वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड तो वैसे ही देश का गिर रहा है। इसके कई रिसर्च है कि मतलब खाने का स्टैंडर्ड ही गिर रहा है, तो गरीब के खाने का स्टैंडर्ड तो और गिर चुका होगा। अब दूसरी बात ये है कि मतलब जहां पे हम ये कहते हैं कि शिक्षा मतलब 6 साल आप स्कूल जाएं, उस स्कूल में क्या हो रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, और कितना, मतलब उस पढ़ने का क्या वास्तविक जीवन से क्या लेना देना है, अगर उनके बीच में कोई तारतम्य नहीं है तो ये भी एक चेकबॉक्स करने वाली एक्सरसाइज है कि टिक मार दो, ये काम हमने कर दिया। अब वो काम क्या किया है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका मतलब कोई कोई औचित्य भी है कि नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये यूएन का ये एक यूएनडीपी का ये एक मापदंड है, तो इसको हमने पूरा कर दिया है। पूरा कर दिया मतलब हमने 6 साल तक बच्चे को स्कूल स्कूल में आने के लिए मजबूर कर दिया, वहां पे खाना दे दिया, तो
आ रहा है बच्चा, वो कितना पढ़ रहा है वो नहीं मालूम। शायद इसीलिए जो है वो स्किल गैप इतना ज़्यादा हो जाता है। जब बच्चे काम-काज में उतरते हैं, तो ये हर बिज़नेसमैन की एक प्रॉब्लम रहती है कि भई लोग ही नहीं मिलते हैं ढंग के काम के। यहाँ बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। तो आप जो कह रहे थे, वो कुछ हद तक तो इन चीज़ों से भी मिलता-जुलता है। मैं दूसरी चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये क्योंकि ये इतनी गरीबी और बेरोज़गारी बढ़ रही है, शायद इसी वजह से लोग स्टॉक मार्केट की तरफ और ज़्यादा जा रहे हैं। जुआ-सट्टा सब चल रहा है, क्योंकि उपार्जन के और साधन नहीं है। तो इस चीज़ का इस परिप्रेक्ष्य में आप स्टॉक मार्केट को और जनरल इकोनॉमी को कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, आज की डेट में क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि इस देश में रूरल इकोनॉमी जो है, वो कंप्लीटली धराशायी हो गई है? उसका रीज़न है कि इन्फ्लेशन, महँगाई जो है, वो लोगों के परचेज़िंग पावर को पूरी तरीके से ख़त्म कर रहा है। और ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं दावा कर रहा हूँ या सरकार जो है वो बोल रही है कि 25 करोड़ लोग बाहर आ गए हैं, तो भई उसके लिए सरकार किसी तरीके का एग्ज़ाम्पल दे रही है। जब कंज़म्पशन की बात आती है, तो आप ये समझिए कि कंज़म्पशन में पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और इंडिया का कंज़म्पशन किस लेवल पे है, ये प्राइवेट कंपनीज़ की बैलेंस शीट और उनका जो क्वार्टरली तिमाही रिज़ल्ट जो रहता है, उसमें आपको नज़र आ जाता है। अभी देखिए आप कल हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिज़ल्ट आया। हिंदुस्तान यूनिलीवर का वॉल्यूम ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर सॉरी वॉल्यूम ग्रोथ बोल रहा हूँ, रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों के दोनों घटे हैं। अच्छा, वॉल्यूम पे आ जाए हम, तो पहली तिमाही जो अप्रैल से जून होती है, उस तिमाही में आईटीसी का रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव था। दूसरी तिमाही जो होती है, उसमें आप यदि ये भी नहीं बोल सकते कि कंपटीशन के कारण है, क्योंकि यदि आप इन तिमाही में सारी कंपनीज का रिजल्ट देखेंगे, जो एफएमसीजी सेक्टर में कंजम्पशन में, सभी का वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो गिरा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का जो वॉल्यूम ग्रोथ जो रहा है, वो हार्डली 2% बढ़ा है दूसरी तिमाही में जो हुई थी। और इस तिमाही में भी एकदम मामूली उन्होंने दर्ज किया है, एग्जैक्ट नंबर मेरे पास में नहीं है। सिमिलरली जो है आपका ब्रिटानिया जो है, जो बिस्किट बनाता है, यदि देखिए लोग गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं, तो कम से कम बिस्किट तो खाएंगे, बिस्किट चाय बिस्किट तो लेंगे। तो वो बिस्किट जो है, वो बिस्किट भी जो है, उसका भी सेल जो है वो नहीं बढ़ रहा है। तो आप समझिए 0% उनका ग्रोथ है, वॉल्यूम ग्रोथ है पिछले 2 क्वार्टर से। फिर आइए डाबर और मेरिको। डाबर और मेरिको इन दोनों का वॉल्यूम ग्रोथ जो है सिर्फ 3-3% रहा है, और आपका नेस्ले जो है उसका सिर्फ 2% रहा है। तो जितनी भी एफएमसीजी कंपनी है 2%, 3%, 0% इस तरीके का वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सामान बिक ही नहीं रहे। आपके सामान क्यों नहीं बिक रहे? क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो गई है इन्फ्लेशन के कारण। ठीक है, इसी कारण आप देखेंगे कंजम्पशन से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, जो पिछले दशक के मतलब टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे, 2010 से लेके 2020 का जो दशक था, उसमें कंजम्पशन सेक्टर ने जोर से उफान मारा था और उसकी स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। पर आप यदि पिछले 2 वर्ष देखेंगे, कंजम्पशन सेक्टर के स्टॉक, जब मार्केट ऑल टाइम हाई जा रहा है, कंजम्पशन सेक्टर के स्टॉक्स जो है जूझ रहे हैं रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद से, क्योंकि सभी कमोडिटी प्राइसेस ऊपर हो गए, इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया है, और उस रॉ मटेरियल कॉस्ट को ये कंप्लीटली पास थ्रू नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इनके वॉल्यूम ग्रोथ कम हो रही है, रेवेन्यू ग्रोथ कम हो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ कम हो रही है। तो मेरी सलाह है जो इन्वेस्टर्स हैं, कि आप लोग कंजम्पशन सेक्टर से दूर रहें जब तक इन्फ्लेशन आपको दिख रहा है कि हाई है, जब तक आपको दिख रहा है कि रूरल इकोनॉमी में किसी तरीके का उछाल नहीं आ रहा। रूरल इकोनॉमी जब तक प्रेशर में रहेगी, तब तक आप ये मास प्रोडक्ट वाले कंजम्पशन स्टॉक से दूर रहें। जी प्राप्ति। मैं जस्ट आपकी बातों पे ऐड ऑन कर देना चाहूँगी। दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि जितने भी कंपनीज़ के नाम आपने लिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, मैरिको हो गया, आईटीसी और नेस्ले,
ये सारी कंपनीज जो हैं, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि इनके दूसरा कंपटीशन एंटर कर गया इसलिए इनका बिजनेस कम हो गया है। क्योंकि आप किसी भी अमूमन किसी किराने की दुकान पे जाएंगे या किसी भी मतलब कहीं पे भी जाएंगे, तो इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स के अलावा आपको बहुत ही कम दूसरी कंपनीज के दिखेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरा कोई आके इनको खा जा रहा है इसलिए ये इनका ग्रोथ कम हो रहा है। ये डोमिनेंट फोर्सेस है मार्केट में। जी राजीव जी। मैंने जैसे लास्ट टाइम कहा था कि मैं एक दो मेल्स भी लूंगा, तो देखिए एक मेल आया है, इन्होंने सवाल किया है, ये परितोष जैन जी है। इनका सवाल ये था, सवाल तो नहीं, उन्होंने अपने ही ये दिए हैं, अपने ऑब्जर्वेशंस दिए उन्होंने। वो इस पे नहीं है, स्टॉक मार्केट पे नहीं है, इस कुछ सत्य हिंदी को लेके इन्होंने बोला है, तो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बाकी देखिए अरुण साहब ने बोला है, उन्होंने बोला है कि स्टॉक मार्केट पे मेरा क्या व्यू है, और अरुण अग्रवाल जी पंजाब से मेल उन्होंने लिखा है, और उन्होंने बोला है कि भाई मैं 63 ईयर्स ओल्ड हूँ और मुझे मेरे पास में 9 लाख रुपए है, तो मैं इसको कैसे मार्केट में लगाऊं। तो मेरा सुझाव अरुण जी ये है कि अभी तो भाई मार्केट बहुत हाई है, तो मैं खुद अपने पैसे नहीं लगा रहा हूं, तो मैं आपको भी सलाह नहीं दूंगा कि आप कहीं भी पैसे लगाएं। बट मूलतः नियम जो है वो क्या बोलता है कि जब भी इन्फ्लेशन ऊपर जाता है, तो आप ऐसे सेक्टर्स में पैसे लगाएं जहां पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत हाई रहता है। ठीक है, क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो वैसी ही नई फैक्ट्री, नए पावर प्लांट्स लगाने में जो लागत लगेगी, वो लागत बहुत ज्यादा रहती है। तो पावर हो गया, कैपिटल गुड्स हो गए, ये जो कोल। सेक्टर्स हैं जहाँ जो, हाँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इस टाइप के सेक्टर्स जो हैं ये इन्फ्लेशन के टाइम में अच्छा परफॉर्म करते हैं। जबकि जब महंगाई कम होती है तो कंजम्पशन सेक्टर के स्टॉक्स जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो कहना है कि आप इन्फ्लेशन पे गहरी नजर रखिए, और आप ये देखिए कि इन्फ्लेशन जैसे ही नीचे आएगा आप कंजम्पशन में एंट्री मारिएगा। परंतु जब तक इन्फ्लेशन हाई है और आपको स्टॉक मार्केट में यदि स्टॉक्स खरीदने ही है, तो रिप्लेसमेंट वैल्यू थ्योरी पे आप जाइए, और जिन भी रिप्लेसमेंट जैसे पावर प्लांट हो गए, स्टील के प्लांट हो गए, इन सबको लगाने में कॉस्ट बहुत हाई रहता है। तो इस तरीके के आप सेक्टर में पैसे लगाइए जहां पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट वेरी हाई। ये प्राप्ति जी, मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है, तो आज एक ही मेल लेंगे जी। आप कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि स्टॉक मार्केट के अलावा भी कोई और उपाय है तो वो भी बता दीजिए। गोल्ड या। हाँ, देखिए जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, तो आप ये समझिए कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के टाइम में सेंट्रल बैंक्स रेट ऊपर करते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए। तो वो टाइम गोल्ड में भी एंट्री मारने का नहीं है। ठीक है, इन्फ्लेशन जब ऊपर से नीचे आता है, तब गोल्ड के अंदर में एंटर करना चाहिए। इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है तो रिप्लेसमेंट थ्योरी जो मैंने आपको बताया, उसके हिसाब से रियल स्टेट इज द बेस्ट। क्योंकि ऊपर जा रहा है प्राइजेस, तो आप जितने भी रियल एसेट्स हैं, लैंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, घर हो गए, इसमें आपको पैसा लगाना चाहिए। जी, ये एक मैंने आपको जस्ट छोटा, इसीलिए देखिए लास्ट ईयर जितने भी रियल स्टेट के स्टॉक्स थे, सब काफी अच्छा परफॉर्म किए। उसका रीजन है कि जब भी महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन रेट ऊपर जाता है, तो जो समझदार लोग रहते हैं वो घरों में पैसे लगाते हैं, या घर बनाने वाले स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं, ना कि स्टॉक मार्केट में कहीं पे भी पैसे लगाते हैं। जी, वो चुन के लगाते हैं इससे। जी, तो यहीं पे समाप्त करेंगे। धन्यवाद आप सबका ये एपिसोड देखने के लिए, और धन्यवाद राजीव जी।